हाइड है और ये पता चलते ही वेंसडे तुरंत वहां से भाग गई थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला और आखिरी एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में टाइलर को एक सुनसान जगह पर किसी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद वेंसडे वहां आती है। टाइलर वेंसडे से कहता है कि उसे वेंसडे द्वारा भेजी गई चिट्ठी मिल गई थी जिसमें वेंसडे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन जिस तरह वेंसडे कॉफी शॉप से भाग गई थी उस वजह से टाइलर को लगा था कि वेंसडे अब कभी वापस नहीं आएगी। वो वेंसडे से पूछता है कि क्या ये कोई डेट है। वेंसडे कहती है कि ये एक सरप्राइज है। टाइलर उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, हालांकि वेंसडे उससे दूर जाती है और पहेली बुनने के अंदाज में उससे कहती है कि उस दिन जब उसे किस किया तो उसकी आंखें खुल गई। टाइलर को समझ नहीं आ रहा होता है कि वेंसडे किस बारे में बात कर रही है। वेंसडे उसे बताती है कि वो ये जान चुकी है कि वो ही हाइड है। बस एक सवाल उसके मन में है कि उसने अपने मुक्तिदाता यानी साइकेट्रिस्ट को क्यों मारा। वेंसडे के सवाल को लेकर टाइलर अभी भी संभ्रम में ही दिख रहा था। वो इस बात से साफ इनकार करता है कि वो हाइड है। तब वेंसडे कहती है कि आउटरीच डे के दिन वो टाइलर को बताकर ही मीटिंग हॉल में गई थी। रेवन डांस की रात भी जब यूजीन गुफा में जाने के लिए आया था तब भी वो वहीं था। उसने जरूर साइकेट्रिस्ट को मैसेज कर ये बात बता दी थी कि हमें गुफा के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से साइकेट्रिस्ट सबूत मिटाने गुफा में गई थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि यूजीन भी उसे देख रहा है और जैसे ही उसने यूजीन को वहां देखा उसने टाइलर को यूजीन को मारने भेजा। वेंसडे टाइलर की एक चाल की दाद देती है। वो कहती है कि गैरेट गेट्स के बंगले में खुद को ही घायल करने की उसकी चाल वाकई में कमाल की थी, लेकिन अब उसका भांटा फूट चुका है। लेकिन टाइलर अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक हाइड है। वो अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर वो हाइड है तो वेंसडे उससे मिलने अकेले क्यों आई है। वेंसडे उसे बताती है कि वो वहां अकेले नहीं आई है। उसके ये कहते ही बियांका और नाइट शेड्स के कुछ मेंबर्स सामने आते हैं। टाइलर उन्हें देखकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर बियांका अपनी साइरन शक्ति की मदद से उसे उनके साथ चलने के लिए मजबूर करती है। अगली सीन में वे सब जेवियर के आर्ट रूम में होते हैं जहां उन्होंने टाइलर को लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। जब टाइलर होश में आता है तो खुद को लोहे की जंजीरों से बंधा देख वो चौंक जाता है। वो वेंसडे को ये सब पागलपन बंद कर उसे जाने देने के लिए कहता है। हालांकि वेंसडे का उसे आसानी से वहां जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वो उसे नेवरमोर के पुराने स्टूडेंट्स की एक तस्वीर दिखाती है। वेंसडे कहती है कि हमेशा जब भी वो इस तस्वीर को देखती थी तो उसकी नजर सिर्फ अपनी माँ यानी मोर्टिशिया पर रहती थी, लेकिन उसी तस्वीर में एक और लड़की है जो और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ है। टाइलर कहता है कि वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसकी माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाती है जो उसे टाइलर के गराज से मिले थे। उसमें लिखा था कि टाइलर के जन्म के बाद उनकी मानसिक हालत काफी खराब हो गई थी। वेंसडे अंदाजा लगाती है कि इसके बाद ही वो एक हाइड बनी होंगी, क्योंकि ज्यादा मानसिक तनाव भी हाइड को जागृत करता है। टाइलर कहता है कि उन्हें सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। वेंसडे टाइलर को भी हाइड में बदलने के लिए उस पर मानसिक दबाव डालने लगती है, लेकिन टाइलर टस से मस नहीं हो रहा था। तभी एजेक्स के फोन पर इनिट का मैसेज आता है कि बॉटनी टीचर को इन स्टूडेंट्स के हॉस्टल में ना होने का शक हो गया है। एजेक्स वेंसडे से पूछता है कि टाइलर को हाइड में बदलने में और कितना वक्त लगेगा। वेंसडे टाइलर के अंदर के हाइड को जगाने के लिए आखिरी कोशिश करने वाली होती है। वो टाइलर को टॉर्चर करने के लिए अपने बैग से हथियार बाहर निकालती है। ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वेंसडे ने उन्हें टाइलर को टॉर्चर करने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वेंसडे उनसे कहती है कि टाइलर को उसके हाइड के रूप में लाने के लिए उसे टाइलर को असहनीय पीड़ा देनी होगी। इतना कहकर वो टाइलर के गले को इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ये देख बाकी सब घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। बियांका वेंसडे से टाइलर को टॉर्चर करने के बजाय प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने का सुझाव देती है, पर वेंसडे प्रिंसिपल इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करेगी कहकर मना करती है। वेंसडे उसकी बात ना सुनते हुए देख बियांका भी वहां से चली जाती है। वेंसडे जब तक टाइलर हाइड नहीं बन जाता तब तक मानने वाली नहीं थी। दूसरी ओर शेरिफ साइकेट्रिस्ट की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वो रिकॉर्डिंग उसे साइकेट्रिस्ट के सामान से मिली थी। उसमें साइकेट्रिस्ट कह रही होती है कि टाइलर के दिमाग पर अपनी माँ को खोने का काफी गहरा असर हुआ है। साइकेट्रिस्ट जब भी उसकी माँ की कोई बात कहती है तो वो गुस्सा हो जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है, मानो जैसे टाइलर के जिस्म में कोई और ही इंसान है। तभी शेरिफ का फोन बजता है। प्रिंसिपल ने वो कॉल किया था। दरअसल बियांका और बाकी स्टूडेंट्स ने वेंसडे और टाइलर के बारे में प्रिंसिपल को बता दिया था। उधर जेवियर के आर्ट रूम में वेंसडे अभी भी टाइलर को टॉर्चर कर रही होती है। टाइलर अभी भी सिर्फ यही कह रहा था कि वो बस एक आम इंसान है। वेंसडे उसे और ज्यादा पीड़ित करने के लिए अपने बैग से हथौड़ी बाहर निकालती है। वो हथौड़ी से उस पर वार करने ही वाली होती है कि तभी शेरिफ वहां आ जाता है और वेंसडे को गिरफ्तार कर लेता है। हालांकि शेरिफ उस पर कोई भी चार्ज लगाए बगैर उसे छोड़ देता है। वेंसडे को लगता है कि शेरिफ ये बात पहले से जानता है कि टाइलर ही हाइड है,
इसी वजह से वो उसे छोड़ रहा है। वो शेरिफ को पूछती है कि उसे कब से पता है कि टाइलर ही हाइड है। शेरिफ ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, पर वो शांति से कहता है कि जेवियर ही असली हाइड है, और क्योंकि वेंसडे ने उसे पकड़ने में उसकी मदद की है, इसीलिए वो उसे छोड़ रहा है। वेंसडे की इस हरकत की वजह से प्रिंसिपल भी उससे काफी खफा हो गई थी। जब वेंसडे पुलिस स्टेशन से बाहर जा रही होती है, तब टाइलर उससे मिलने उसकी तरफ जाने लगता है, पर तभी शेरिफ उसे रोकता है। टाइलर कहता है कि वेंसडे उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे एक बार मिलना चाहता है। शेरिफ उसे इसकी इजाजत दे देता है। टाइलर वेंसडे के करीब जाता है और अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि उसे हार कर कैसा लग रहा है। बिना कपड़ों के उड़ता था, उसका पूरा शरीर खून से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा और उसे लोगों की चीखें सुनने में, उन्हें तड़पा कर मारने में काफी मजा आने लगा। वो उसके कान में जाकर कहता है कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। नेवरमोर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका सामान बांधने के लिए कहती है। वेंसडे उसे समझाने की कोशिश करती है कि टाइलर ही हाइड है, और उसने खुद ये बात उसे बताई है। हालांकि प्रिंसिपल उसकी किसी भी बात का यकीन करने के मूड में नहीं थी। अपनी बात में वजन डालने के लिए वेंसडे उसे बताती है कि टाइलर की माँ भी हाइड थी और वो यहीं की स्टूडेंट थी, पर प्रिंसिपल कहती है कि वो उसकी माँ को जानती थी। वो काफी अच्छी औरत थी, पर उसने कभी उसकी शक्तियों के बारे में नहीं पूछा। वेंसडे प्रिंसिपल से ये बात साबित करने के लिए एक मौका मांगती है, पर प्रिंसिपल अपने फैसले से टस से मस नहीं होती। फिर वेंसडे वहां से जेल में बंद जेवियर से मिलने जाती है। जेवियर को पुलिस ने जंजीरों से बांध कर रखा था। वेंसडे जेवियर से कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जेल के गार्ड्स और कैमरे को थिंक संभाल रहा है। जेवियर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस हालत में पहुंचाकर वेंसडे अब उससे क्या लेने आई है। वेंसडे उसे बताती है कि टाइलर ही असली हाइड है और टाइलर ने उसके जरिए जेवियर को फंसाया है। जेवियर उसे सब कैसे पता चला ये पूछता है। वेंसडे उसे बताती है कि जब उसने टाइलर को किस किया था, तब उसे एक विजन दिखाई दिया था। किस की बात सुनते ही जेवियर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या उसे कोई विजन आया है, पर जेवियर उसकी कोई भी मदद करने से इनकार करता है। वेंसडे उसे रोबन की तस्वीर दिखाकर आने वाले संकट के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर जेवियर उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर वो तस्वीर में दिखाई गई भविष्यवाणी को रोकना चाहती है, तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं रहेगी, तो वो भविष्यवाणी कभी साबित नहीं होगी। जेवियर गुस्से में वेंसडे को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वेंसडे को जेवियर की वहाँ से चले जाने की बात कुछ हद तक सही लगती है। वो अगले दिन वहाँ से जाने के लिए अपना सारा सामान बांध लेती है, पर टाइलर का शहर में खुला घूमना वेंसडे को सही नहीं लग रहा था। इनिड उससे दिलासा देते हुए कहती है कि अगर उसने नेवरमोर में कुछ करने की कोशिश की, तो उसे यहाँ वेयरवुल्फ्स, गॉर्गुन्स और वैम्पायर्स का सामना करना पड़ेगा। इनिड वेंसडे को बताती है कि उसे यूजीन की माँ का मैसेज आया है कि कल रात यूजीन को होश आ गया है। वेंसडे जाने के लिए बाहर निकलने के बाद उसे बियांका और नाइटशेड्स क्लब के बाकी स्टूडेंट्स मिलते हैं। बियांका उससे माफी मांगती है कि उनकी वजह से उसे स्कूल से निकाला गया। वेंसडे उसे आगाह करते हुए कहती है कि नेवरमोर को आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही यहाँ खून की नदियां बहने वाली हैं। तभी बॉटनी टीचर वहाँ आती है। वो वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक फूल का पौधा देती है। वैसे तो पौधा जहरीला था, लेकिन साथ ही उस पौधे को एक नई शुरुआत की निशानी भी माना जाता है, इसीलिए बॉटनी टीचर ने उसे पौधा दिया था। बॉटनी टीचर वेंसडे से कहती है कि उसे उससे काफी उम्मीदें हैं कि वो जीवन में कुछ बड़ा करेगी। तभी प्रिंसिपल वहां आती है। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि इस बार वो खुद उसे स्टेशन पर छोड़कर आएगी। वेंसडे आखिरी बार यूजीन से मिलने की इच्छा जाहिर ना जाने के लिए उससे माफी मांगती है। वेंसडे उसे बताती है कि हाइड राक्षस अभी भी खुला घूम रहा है, इसलिए उसे नेवरमोर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद यूजीन उसे बताता है कि उस रात किसी ने गुफा में आग लगा दी थी। वेंसडे उसे बताती है कि वो साइकेट्रिस्ट थी। यूजीन को ठीक से याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि उस रात जब धमाके की वजह से रोशनी हुई, तो उसे लगा कि आग लगाने वाली औरत ने लाल रंग के जूते पहने थे। लाल रंग के जूते सुनकर वेंसडे सोच में पड़ जाती है। लाल रंग के जूते कोई और नहीं बल्कि बॉटनी टीचर पहनती थी। बॉटनी टीचर अपनी लैब में एक इंजेक्शन को किसी लिक्विड से भर रही थी। अचानक वेंसडे वहां आती है। वेंसडे उसे लॉरेल नाम से पुकारती है और उस पर वो सारे इल्जाम थोपती है जो उसने इससे पहले साइकेट्रिस्ट पर लगाए थे। बॉटनी टीचर उसके सारे इल्जाम को ठुकरा देती है और कहती है कि उसे खुद को जरूर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। पर वेंसडे वहां अकेली नहीं आई थी, उसके साथ टाइलर भी वहां आया था। वो बॉटनी टीचर को बताती है कि टाइलर ने उसे सब बता दिया है। टाइलर भी वेंसडे की बात का समर्थन करते हुए अपना सिर हिलाता है। वेंसडे बॉटनी टीचर से कहती है कि जरूर उसने पौधे के किसी केमिकल की मदद से ही टाइलर के अंदर के हाइड को जगाया होगा। उसके पिता एंसल गेट के बाद शहर के हर आउटकास्ट की शक्तियों का कच्चा चिट्ठा था। एंसल गेट ने उसे टाइलर की फैमिली का ये राज बचपन ही बता दिया होगा। इसी वजह से उसने टाइलर को अपनी बातों से बहला फुसलाकर हाइड बनने के लिए राजी कर लिया होगा। हाइड बनने के बाद टाइलर उस पर ही वार न कर दे,
ये सोचकर बॉटनी टीचर ने उसे गुफा के अंदर जंजीरों से बांधकर हाइड बनने की प्रक्रिया को अंजाम दिया होगा और आखिरकार टाइलर ने उसकी गुलामी मान ली होगी। अभी तक बॉटनी टीचर वेंसडे की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी, मानो जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या बात कर रही है। पर वेंसडे की बातें सुनने के बाद बॉटनी टीचर एकाएक अपना भोलेपन का नकाब हटा देती है और टाइलर को वेंसडे की बोलती बंद करने का आदेश देती है। साथ ही वो वेंसडे से बताती है कि उसी ने आज टाइलर को स्टेशन पर भेजा था ताकि वो वेंसडे को मौत की नींद सुला सके, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो कभी स्टेशन गई ही नहीं थी। अगले ही पल टाइलर प्रिंसिपल विम्स के रूप में बदल जाता है, यानी अब तक जो वेंसडे की हाँ में हाँ मिला रहा था वो टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। बॉटनी टीचर का भांडा फूट चुका था। प्रिंसिपल जान चुकी थी कि बॉटनी टीचर ही लॉरेल है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लॉरेल प्रिंसिपल के गले में वो लिक्विड भरा इंजेक्शन लगा देती है। वो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि नाइट शेड्स का जहर था। जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में प्रिंसिपल वहीं अपना दम तोड़ देती है। प्रिंसिपल को देखने के चक्कर में वेंसडे का ध्यान लॉरेल से हट जाता है और लॉरेल इसी मौके का फायदा उठाकर वेंसडे को बेहोश कर देती है। हालांकि लॉरेल का ध्यान थिंग पर नहीं था, थिंग वहीं मौजूद ये सब देख रहा था। दूसरी ओर इनिड अपने बॉयफ्रेंड एजेक्स के साथ रोमांस कर रही थी। तभी उसे यूजीन का कॉल आता है। यूजीन उसे वेंसडे के बारे में पूछता है। इनिड को वेंसडे हॉस्टल से जाने के बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूजीन उसे बताता है कि राक्षस और शहर में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, उन सब के पीछे बॉटनी टीचर ही रही होती हैं। कि तभी थिंग वहां आता है और उसे लैब में जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है। इनिड उससे वेंसडे कहाँ है ये पूछती है। थिंग बताता है कि टाइलर और लॉरेल वेंसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले गए हैं। थिंग उसे नाइट शेड्स को सजग करने के लिए कहता है। हालांकि इनिड को नाइट शेड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। तब थिंग एजेक्स की तरफ इशारा करता है। एजेक्स इनिड को रास्ते में बताता हूँ कहता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनकी सारी बातें यूजीन ने भी सुन ली थी। वो जख्मी हालत में ही अपने बिस्तर से वेंसडे को बचाने जाने के लिए उठता है। यूजीन की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें पहले शेरिफ को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन यूजीन कहता है कि वेंसडे उसकी इकलौती दोस्त है और वो उसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। क्रैकस्टोन की गुफा में लॉरेल और टाइलर ने वेंसडे को जंजीरों से बांध कर रखा था। वेंसडे हैरान थी कि प्रिंसिपल की तरह उसे भी क्यों नहीं मारा गया। वो देखती है कि टाइलर ने जितने भी लोगों को मारकर उनके अंग चुराए थे वे सब लॉरेल ने क्रैकस्टोन की कब्र के चारों ओर रखे थे। पता चलता है कि वो क्रैकस्टोन को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। वेंसडे उससे कहती है कि मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते, जिस पर लॉरेल उसे मीटिंग हॉल से चुराई गुडी एडम्स की किताब दिखाती है। उसमें मुर्दों को फिर से जिंदा करने की प्रक्रिया लिखी थी। लॉरेल आगे बताती है कि गुडी एडम्स ने क्रैकस्टोन की कब्र पर एक खून का ताला लगाया है और उस ताले को सिर्फ गुडी एडम्स के वंशज ही खोल सकते हैं। इसी वजह से लॉरेल ने उसे जिंदा रखा है। दूसरी ओर शेरिफ ज़ेवियर को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसे हवलदार का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसे अभी यूजीन की माँ का कॉल आया था और उनके मुताबिक नेवरमोर में कुछ भयावह घटने वाला है। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी ने पुलिस स्टेशन में जितनी भी गाड़ियां हैं उन सब के टायर पंचर कर रखे हैं। ये सुनते ही शेरिफ खुद नेवरमोर की तरफ निकल पड़ता है। क्रैकस्टोन की गुफा में क्रैकस्टोन को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लॉरेल वेंसडे के हाथ को काटती है और उसके हाथ को क्रैकस्टोन की कब्र पर चिपकाती है। देखते ही देखते कब्र का वो हिस्सा आग की तरह लाल हो जाता है और वहां से धुआं निकलने लगता है। इसके बाद लॉरेल गुडी की किताब से एक मंत्र पढ़ती है। इसी बीच वेंसडे खुद को बंधनों से मुक्त करती है। लॉरेल का मंत्र पढ़ने के बाद पूरी कब्र और उसके चारों ओर रखे मानवीय अंग में बिजली पैदा होने लगती है और प्रक्रिया पूरी होते ही जाग जाता है जोसेफ क्रैकस्टोन। वेंसडे बड़ी हिम्मत से उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन शक्तिशाली क्रैकस्टोन के सामने वो 2 पल भी नहीं टिक पाती। क्रैकस्टोन उसके पेट में छुरा घोंपकर वहां से नेवरमोर को तबाह करने चला जाता है। नेवरमोर में एजेक्स इनिड को गुप्त लाइब्रेरी में ले जाता है। वहां बाकी नाइट शेड्स भी मौजूद थे। एजेक्स और इनिड सबको बताते हैं कि लॉरेल और टाइलर प्रिंसिपल का खून कर वेंसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले गए हैं। वे सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि सबसे पहले वे लोग नेवरमोर में मौजूद सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह लेकर जाएंगे। बियांका और उसके बाकी साइरन साथी अपनी साइरन की शक्ति की मदद से ये काम करेंगे। इनिड थिंग के साथ मिलकर वेंसडे को ढूंढने निकल जाती। चंद मिनटों की मोहताज थी। तभी गुडी वहां प्रकट होती है। गुडी वेंसडे को बताती है कि उसने अपने गले में जो ताबीज पहन रखा है वो ताबीज काफी शक्तिशाली है। उसकी मदद से वो वेंसडे के शरीर के अंदर जाकर उसके सारे घाव भर देगी। लेकिन इस बात में सिर्फ एक दिक्कत थी कि इसके बाद गुडी कभी उसकी मदद करने नहीं आ पाएगी। इसके बाद गुडी वेंसडे के शरीर से चाकू निकालती है और उसके शरीर में प्रवेश करती है। दूसरी ओर शेरिफ जंगल के बीचों बीच अपनी गाड़ी रोकता है। वो अपने मोबाइल से टाइलर को ट्रैक कर रहा था। वो गाड़ी से उतरकर कहीं चला जाता है
उस जगह से थोड़ी ही दूर इनिड थिंग के साथ वेंसडे को ढूंढने जा रही थी कि तभी उसे कुछ हो जाता है और वो नीचे गिरती है। इनिड का शरीर धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। वहां से थोड़ी ही दूर वेंसडे तेजी से नेवरमोर की तरफ भाग रही थी, लेकिन टाइलर बीच में ही उसका रास्ता रोकता है। टाइलर वेंसडे को एक दर्दनाक मौत देने के लिए तैयार था। वो तुरंत अपने हाइड रूप में बदल जाता है। वो वेंसडे को जान से मारने वाला था कि तभी इनिड उस पर हमला बोल देती है। इनिड को वेयरवुल्फ रूप में देख वेंसडे एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर बिना समय गवाए नेवरमोर की तरफ भागती है। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही क्रैकस्टोन आउटकास्ट्स पर अपना कहर बरपाने लॉरेल के साथ नेवरमोर पहुंच चुका था। गुफा से नेवरमोर तक के पूरे रास्ते में क्रैकस्टोन लॉरेल की बकबक से परेशान हो गया था। वो गुस्से से लॉरेल को वहां से भगा देता है। बियांका और उसके साथियों ने पहले ही लगभग सारे आउटकास्ट्स को नेवरमोर से निकाल दिया था, पर वे अभी भी नेवरमोर में ही थे। क्रैकस्टोन अपने जादुई अस्त्र से एक बहुत बड़ा धमाका करता है। नेवरमोर की तबाही में अब बस कुछ ही पलों का फासला था। उधर जंगल में थिंग जेवियर की हथकड़ियां खोलकर उसे मुक्त करता है। वहीं शेरिफ घने जंगल में टाइलर को ट्रैक कर रहा था। दूसरी ओर हाइड और इनिड के बीच घमासान लड़ाई चल रही थी। हाइड इनिड पर हावी हो रहा था, पर तभी शेरिफ आकर हाइड पर गोली दागता है। इस वजह से हाइड का ध्यान बढ़ जाता है। वो शेरिफ पर भी हमला करने वाला होता है कि तभी इनिड मौके का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से घायल कर बेहोश करती है। बेहोश होते ही हाइड फिर से अपने असली रूप में यानी टाइलर के रूप में बदल जाता है। घायल इनिड भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ से अपने असली रूप में बदलने लगती है। थिंग उसका हाथ थामकर उसे सहारा देता है। एक मुसीबत तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी भी असली मुसीबत नेवरमोर में कहर बरपा रही थी। वेंसडे भी नेवरमोर पहुंच चुकी थी। क्रैकस्टोन वेंसडे को जिंदा देखकर चौंक जाता है। दोनों के बीच फिर से एक घमासान युद्ध होने ही वाला होता है कि तभी जेवियर तीर कमान लेकर वहां पहुंच जाता है और क्रैकस्टोन की तरफ तीर चलाता है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि एक साधारण तीर मायावी शक्तियों से लैस क्रैकस्टोन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्रैकस्टोन उस तीर की दिशा को हवा में ही जेवियर की तरफ मोड़ता है। तीर जेवियर की सांसें छीनने बढ़ ही रहा होता है कि वेंसडे बीच में आकर खुद उस तीर का निशाना बन जाती है। वेंसडे जेवियर को नेवरमोर में फंसे कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वेंसडे बड़ी बहादुरी से उस तीर को अपने कंधे से निकालती है और जमीन पर पड़ी तलवार को उठाकर क्रैकस्टोन का सामना करने के लिए मायावी शस्त्र से वेंसडे की तलवार को टुकड़ों में बिखेर देता है और अपने शस्त्र की मदद से वेंसडे को असहनीय पीड़ा देने लगता है। पर तभी पीछे से बियांका उसकी पीठ में तलवार घुसा देती है। इससे क्रैकस्टोन के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने एक वार से बियांका को कई फुट दूर फेंक देता है। हालांकि बियांका की वजह से कुछ पलों के लिए उसका ध्यान वेंसडे से हट गया था। वेंसडे इसी मौके का फायदा उठाती है और नीचे गिरे तलवार के एक टुकड़े को क्रैकस्टोन के दिल में घुसाती है। दिल पर वार करते ही क्रैकस्टोन का शरीर आग में बदलने लगता है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। क्रैकस्टोन के मरने के बावजूद भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। नेवरमोर के गेट से बंदूक हाथ में लिए लॉरेल वहां आती है। लॉरेल वेंसडे से कहती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट को नहीं मार पाएगी, पर कम से कम वो उसे तो मौत की नींद जरूर सुलाएगी। हालांकि उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि तभी यूजीन अपनी मधुमक्खियों के साथ वहां आता है। सारी मधुमक्खियां लॉरेल को घेर लेती हैं। आखिरकार उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका था। वेंसडे उसके मुंह पर जोर से लात मारकर अपनी भड़ास उतारती है। नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित जंगल में खड़े थे। तभी एजेक्स की नजर इनिड पर पड़ती है। वो भागते हुए उसकी तरफ जाता है। इनिड का चेहरा खून से भरा हुआ था। इनिड वेंसडे के बारे में पूछती है। तभी उसे वेंसडे आती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ते हुए वेंसडे की तरफ जाती है और उसे गले लगाती है। वेंसडे कभी किसी के गले नहीं लगती, ये बात तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस बार इनिड की दोस्ती देखकर वो भी पिघल गई थी। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं। अगले दिन वेंसडे सबसे विदा लेती है। जाने से पहले वो जेवियर से भी मिलती है। जेवियर पर लगाए सारे आरोप हटा दिए गए थे। जेवियर वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक स्मार्टफोन देता है। वो कहता है कि उसने इसमें खुद का नंबर सेव कर लिया है। वेंसडे अपना गिफ्ट लेती है और गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। सीरीज के अंत में वेंसडे को अपनी कार में बैठकर घर जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसे जेवियर के दिए फोन पर अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस आते हैं। जब वेंसडे देखती है तो रह जाती है। किसी ने उसके टाइलर और जेवियर के साथ फोटोज भेजे थे और नीचे लिखा था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। वेंसडे सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये नया स्टॉकर कौन है। तभी उसकी कार के नजदीक से पुलिस की गाड़ी जाती है, जिसके अंदर टाइलर को कैद कर कहीं ले जाया जा रहा था। तभी एकाएक टाइलर खुद को हाइड राक्षस में बदल देता है और इसी के साथ इस सीजन की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आप इसकी कहानी में खो गए थे, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।